चलिए तो बच्चा लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 की। 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, जिन्हें हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं और बच्चा इसी को एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हो। कौन से नाम से? एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। अब आखिर ये पॉलिसी है क्या और ये पॉलिसी को 1991 में ही क्यों लाया गया, जरा समझो। देखो, सबसे पहले तो यार 1991 से पहले की बात करो। पहले की बात मतलब इससे पहले वाला चैप्टर याद करो, क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कब से कब तक पढ़ा था? 1952 1990, 1950 से 1990 तक। मैं यार आपको कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के हाल बताता हूं, क्या क्या हुआ था। अच्छा बच्चा लोग, आजादी के बाद, ध्यान से सुनना, आजादी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान बोले तो भैया 1956 में, ठीक है। 1956 में ही एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी आई थी, वो भी याद होगी, दैट इज आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। और इस पॉलिसी में यह घोषणा हुई थी कि मेन रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मेन रोल किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में। सेकेंडरी रोल, सब्सिडियरी रोल किसको दिया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर को। तो यार देश की मोस्टली इंडस्ट्रीज कौन चला रहा था? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज चला रहा था, बट वो भी लाइसेंस के साथ में। इवन प्रोडक्शन भी करते थे ना, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, तो बड़ी समस्या थी। मेन रोल किसको? गवर्नमेंट को। अच्छा बच्चा, यहीं पर आपने एक और स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, याद दिलाता हूं आपको। वो पढ़ी थी आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। ये कैसे भूल सकते हो आप लोग? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी, इसका एक नाम और भी था, याद है क्या? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। यानी कि जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उन्हें इंपोर्ट ना करो, उनका कोई सब्स्टिट्यूट अपने ही देश में ढूंढो, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी भी पड़ी थी, यानी कि हम लोग दूसरे देशों से बहुत कम मतलब रखते थे। यहां तक बात समझ गए? ये था हाल 1990s तक का, 1990 तक का। अब हुआ क्या? गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, हुआ क्या? इनमें जो काम करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाएंगे। तो भैया उन्होंने काम ठीक तरीके से नहीं किया, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे लॉसेस में जाने लगी, करप्शन बढ़ने लगा। करप्शन तो बढ़ेगा यार, गवर्नमेंट सेक्टर होता है तो वहां करप्शन तो अपने आप आ जाता है। करप्शन बढ़ा, पिल्फरेजेस, लीकेजेस, चोरी चपाटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। हुआ क्या? ये सारी इंडस्ट्रीज हैवी लॉसेस में आने लगी। अब सरकार करे तो करे क्या, है ना। तो 1990 का वो समय था जब सरकार के पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, इतना भी विदेशी पैसा नहीं था कि वो अपने 15 दिन के बिल की पेमेंट कर सके। समझ रहे हो? सरकार का हाल था बेहाल। अब यार जब इतनी सारी बातें कर ही चुके हैं तो ये भी देख लें कि उस टाइम पे, यानी कि 1991 के टाइम पे देश का प्रधानमंत्री कौन था, देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, क्योंकि मेन भूमिका इन्हीं की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करो कि 1991 में, कब? 1991 में देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? वैसे तो याद होना चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख लो। वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अभी इनकी भी कहानी सुनाऊंगा, सुनते जाओ बस, लिखते भी जाओ, ठीक है। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, भैया इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर, जाना माना चेहरा, ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ऐसा सुनते हैं कि भैया यही ये पॉलिसी लेके आए थे 1991 की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, है ना, काफी प्रचलित है इस पॉलिसी के लिए। अब सच्चाई भी सुनो, सच्चाई भी सुनो यार। हुआ क्या? ये दोनों भाई साहब, कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। अब देश के पास पैसा तो था नहीं, इंपोर्ट की पेमेंट तो कर नहीं पा रहे थे, तो ये दोनों पहुंचे किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास। किसके पास पहुंचे? वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का नाम याद है क्या आपको? किसे बोलते हैं? वो कहलाता है IBRD। IBRD पता है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचे, और पहुंचे किसके पास? भैया एक और नाम सुना है हमने वर्ल्ड बैंक के जरिए, वो है IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भैया इनके पास पहुंचे और इनसे कहा कि हमें 7 बिलियन, क्या कहा, हमें 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन चाहिए। क्या चाहिए? 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन चाहिए। तो भैया इनने पूछा क्यों चाहिए लोन, तो इन्होंने बताया कि हमारे देश की हालत बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो हुआ क्या, इन्होंने, किन्होंने, इन्होंने, अब जरा देखो ध्यान से समझना, इन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, ठीक है, इन्होंने हमारे देश को सजेस्ट किया, इन्होंने हमारे देश को सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि सबसे पहला काम करो कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ना वो कम करो, यानी कि लिबरलाइजेशन का काम करो, तभी हम लोन देंगे। अच्छा, हमारे देश ने कहा चलो हम विचार करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको अपने द्वार, अपने देश के गेट खोलने पड़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का काम करो। और इन्होंने कहा देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाओ, यानी कि प्राइवेटाइजेशन का काम करो। किसने सजेस्ट किया? इन्होंने कहा अगर लोन चाहिए तो हमारी ये बात माननी पड़ेगी। क्या होगा, क्या किया जाए? तो इन्होंने क्या किया, ये बात मानी और बात मानने के बाद देश के अंदर लेके आए एलपीजी पॉलिसी, तब जाके इन्हें ये लोन मिल पाया। ये बात समझे या नहीं समझे? तो अब आप मुझे ये बताओ, वीडियो यहीं पॉज करके 1 मिनट के अंदर ये बता दो कि यार ये एलपीजी पॉलिसी का श्रेय इन्हें जाना चाहिए, मतलब इन दोनों को जाना चाहिए, या फिर इन्हें जाना चाहिए? हमने तो देखा जाए तो हमने मजबूरी में एडॉप्ट की थी ये पॉलिसी, बात समझे नहीं पॉलिसी, बट हाँ यार जो भी हुआ मजबूरी में हुआ, जैसे भी हुआ, बट ये पॉलिसी देश के अंदर आना बहुत जरूरी थी। आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, हर चीज में बहुत एडवांस है, किसकी वजह से? इस पॉलिसी की वजह से। जितनी देर होती इस पॉलिसी में उतने हम लोग बेकार होते। इतनी बात समझ गए या नहीं समझ गए? देख लो, मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट लेना है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है, खासकर इसका, ठीक है, देख लो बच्चा। फिर मैं आपको अब रीड आउट करके बताऊंगा कि भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, ठीक है। चलो तो आओ, अब तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, अब वो समझ लो। ये बात तो समझ गए, 1991 में रिफॉर्म्स यानी कि इंप्रूवमेंट, चेंजेस जो भी पॉलिसी लेके आए वो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। देखो, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। होता क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का सेट है, बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पेस को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जो पॉलिसी लेके आए थे उसी को इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के पेस को बढ़ाने के लिए लाई जाती हैं, उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। बेसिकली यार ये जो रिफॉर्म्स वर्ड है ना, रिफॉर्म्स का मतलब ही इंप्रूवमेंट होता है या फिर चेंजेस होता है, ठीक है। और देख लो, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो यार मैंने जो स्टोरी बताई ना, आजादी के बाद हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी था, मेन रोल सरकार के पास था, सिर्फ सेकेंडरी रोल था प्राइवेट सेक्टर के पास। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, सारी बात पढ़ोगे। अच्छा बच्चा लोग, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। देखो 1991 से पहले, ध्यान दीजिएगा, 1991 से पहले हमारे देश के पास कौन सी पॉलिसी थी वो सुनो। पहले हमारे पास थी LQP पॉलिसी। पहले कौन सी थी? LQP, L फॉर लाइसेंसिंग, Q फॉर कोटास और P फॉर परमिट, है ना। जबकि आज की डेट में जो पॉलिसी है वो है LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो पहले क्या था? लाइसेंसिंग, भैया प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस को हटा देना, नहीं लेना आप लाइसेंस, क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन। सेकंड था क्यू फॉर कोटास, कोटास बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो। तो भैया प्राइवेट सेक्टर अपनी नई इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहता था ना, तो उसे रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। और पी फॉर होता है परमिट। परमिट समझते हो, हम अपने स्टेट से अपनी गाड़ी दूसरे स्टेट में ले जाते हैं ना, बेसिकली कॉमर्शियल व्हीकल, तो परमिट लेना पड़ता है। बाई चांस ये शब्द सुनाओ, परमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
परमिशन। तो पहले तो भैया परमिट था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, सरकार से पूछना पड़ता था, लेकिन अब इसे हटा दिया। हटा के क्या लेके आए? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक मार्केट, अब आराम से कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हो। चलो रीड आउट करो, एक एक से सारी बातें रीड आउट करो। देखो, तो इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी था, जो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों की बेनिफिट हमें मिल रहा था। ये रीड आउट करो। पहले था, अच्छा आज की डेट में है एल फॉर लिबरलाइजेशन, ठीक है। पहले क्या था? एल फॉर लाइसेंसिंग, ठीक है। दूसरी चीज अभी है पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, पहले क्या था? क्यू फॉर कोटास, ठीक है। आज की डेट में जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, जबकि पहले क्या था? पी फॉर परमिट्स, ठीक है। ये है प्रेजेंट, जबकि ये है पास्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं यार, ये पॉलिसी तो हम समझ गए क्या है, एक काम करते हैं तीनों को एक एक से पढ़ते हैं। आज की क्लास बेसिकली लिबरलाइजेशन पे बेस्ड है, लिबरलाइजेशन को आराम से समझो। नेक्स्ट क्लास में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। चलो भाई आओ, सबसे पहले क्या है? अच्छा एक चीज और समझ लो बच्चा, पहले देखो यार, ये जो दो प्रकार के मेजर्स आए ना, सॉरी ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना 1991 की, इसमें दो प्रकार के मेजर्स दिए, एक है स्टेबलाइजेशन, दूसरा है स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन बेसिकली शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो कम समय के लिए बनाए गए, क्योंकि भैया उस टाइम पे ना बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत डेफिसिट में था, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, ठीक है। तो वो शॉर्ट मेजर्स के अंदर कंट्रोल किए गए, महंगाई बहुत ज्यादा थी। जबकि कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो मेजर्स लाए जाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल। बस यार नाम याद रखना, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल। चलो अब आओ भाई, जो मेन हमें पढ़ने हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तीन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहले मेजर से, लिबरलाइजेशन से। चलो भाई लिबरलाइजेशन, अच्छा एक चीज और यार, लिबरलाइजेशन जो वर्ड है किससे बना है? लिबरल। लिबरल समझते हो? लिबरल का मतलब जो बहुत सिंपल हो, जो बहुत आसान हो, ठीक है, सिंपल तरीके से। सो लिबरल, तो अभी ये है क्या लिबरलाइजेशन वो समझो। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यार, सरकार ने जो डायरेक्ट और जो फिजिकल कंट्रोल लगा रखे थे, किस पर? इंडस्ट्रीज के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर पहले इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे, यह लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से, वो सारी परमिशन को हटा देना, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होना, वो कहलाता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब 1991 से पहले क्या था, थोड़ी सी देख लो। सो प्रायर 1991 गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रकार के कंट्रोल लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी सुन लो, जैसे प्राइस कंट्रोल हुआ, फाइनेंशियल कंट्रोल हुआ, इंपोर्ट लाइसेंस हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हुआ, बहुत सारे प्रकार के कंट्रोल सरकार ने लगा रखे थे, किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या, ये एक्सपीरियंस किया गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये देखा कि हमने ये जितने सारे ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है ना, इनमें बहुत सारी कमियां हैं, इससे उल्टा हमारे देश को ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो सरकार ने ये एक्सपीरियंस किया दैट सेवरल शॉर्टकमिंग हैड इमर्ज्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो भैया बहुत सारी कमियां देखने को मिली सरकार को। सो दीज कंट्रोल हैड गिवन राइज टू, इससे हुआ क्या? करप्शन हुआ, अनड्यू डिलेज हुआ, इनएफिशिएंसी, लोग ठीक तरीके से काम नहीं करते थे, ठीक है। और देख लो फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी बहुत तेजी से गिरते जा रहा था। अब हो क्या रहा था, सरकार का खर्चा तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, लेकिन जीडीपी दिन प्रतिदिन कम हो रही थी। तो यार एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बन गया था जिसमें जीडीपी कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा, जिसे हम लोग नाम देते हैं रेदर देन लो कॉस्ट। तो देखो हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया था उस टाइम पे। कौन सा? हाई कॉस्ट, की जीडीपी तो कम, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। सो बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मीनिंग दे रखिए, आप रीड आउट ऑलरेडी कर चुके हो। और आगे आओ, अब आओ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। बच्चा यहां से मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब लिबरलाइजेशन के अंदर ध्यान से सुनना, लिबरलाइजेशन के अंदर सरकार ने क्या क्या किया। लिबरलाइजेशन में सरकार और कौन कौन सी पॉलिसी लेके आई, तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो यार, इंडस्ट्रियल सेक्टर, देश की इंडस्ट्रीज को ठीक करना। आपको पता है
पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, पहले रेस्ट्रिक्शंस लेनी पड़ती थी, तो सरकार ने अब वो लाइसेंस रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। ऐसा नहीं है कि हर एक इंडस्ट्री से हटा दी, कुछ को छोड़ के बाकी सबसे हटा दी। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, बेटर समझ में आएगा आपको। देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तो बच्चा लोग सरकार ने इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के, सिर्फ 5 को छोड़ के बाकी सबसे लाइसेंस हटा दिया। 5 के नाम याद रखोगे क्या? आज की डेट में भी है इनमें। देखो, सबसे पहले लिक्विड, हर कोई शराब थोड़ी बना सकता है, ठीक है। सिगरेट्स, हर कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, गोला बारूद, ठीक है, या पटाखे, उनके लिए भी। और डेंजरस केमिकल्स, तो इनके लिए आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है। 5 के नाम याद रहेंगे क्या? 5 इंडस्ट्रीज है जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन कौन से? लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डेंजरस केमिकल। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। भैया पब्लिक सेक्टर पहले तो भर भर के गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। अब कॉन्ट्रैक्शन यानी कम किया गया, यानी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बेचा गया प्राइवेट हाथों में, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के कौन सी इंडस्ट्रीज है वो सुनो। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ है 3 इंडस्ट्री जो अभी भी सरकार के अधीन है। कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी, भैया होनी भी चाहिए, सरकार ही करे इनका देख रेख, ठीक है। दूसरा रेलवेज और तीसरा डिफेंस। तो अगर आपसे पूछे कि भैया कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो सरकारी इंडस्ट्रीज आज भी है, तो एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवेज। जबकि पहले 1991 के टाइम पे ये 17 रिजर्व की गई थी, 17 से कम करके 8 की गई, 8 की गई 1991 में, और 8 से कम करके 2010-2011 में, यानी कि प्रेजेंट की बात हम लोग कर लें 2021-22 में, तो ये सिर्फ 3 है। कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और डिफेंस। चलो भाई आगे बढ़ो। अब तीसरा पॉइंट है डी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मींस रिजर्व कर दो, डी रिजर्वेशन मींस रिजर्वेशंस को हटा दो। तो डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। देखो यार, 1950s के बाद, आजादी के बाद काफी सारे एरियाज ऐसे थे जहां सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्वेशन दे रखा था। सरकार ने कहा था इन चीजों का प्रोडक्शन सिर्फ आप ही करोगे। जैसे सिल्क इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, ये स्पेशली रिजर्व थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन सरकार ने 1991 में इन्हें क्या कर दिया? डी रिजर्व कर दिया, इनकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी। अब कोई भी इनका प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। भैया अब ना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आप बढ़ा सकते हो। क्या पहले ऐसा नहीं था क्या? देखो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्राइवेट सेक्टर जैसे तैसे लाइसेंस वाइसेंस लेके अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करती भी थी, तो उसके बाद भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी। अगर वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते भी थे तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो भैया ऐसी सारी परमिशंस अब नहीं लेनी पड़ती थी, तो अब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आओ, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। तो भैया पहले यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे तो बहुत सारी पाबंदियां थी, बता भी चुका हूं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, वो सारी स्ट्रेटजीज को अब खत्म किया गया। अब आप दूसरे देश से कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, हर एक प्रकार की वस्तुएं आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई बढ़ते चलो, और अब आ जाओ सेकंड कौन सा है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अच्छा ये तो याद है ना, पढ़ रहे हो आप। पहला टॉपिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या पढ़ रहे हो? लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स की, लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए? तो पहला रिफॉर्म कंप्लीट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ऐसे करके 5 रिफॉर्म्स है, एक एक से सारे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाकी सारे सिंपल है, छोटे भी हैं। देखो तो फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस का मतलब पता है? पैसा, है ना। तो हमारे देश के अंदर बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में आता कौन कौन है? आप कहोगे सर पैसों का व्यापार कौन कौन करता है? बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। तो वही सारे हैं। देखो बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारे हैं जो हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। अब 1991 में ऐसा क्या चेंजेस हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में? देखो पहले क्या था, जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है ना,
कि भैया फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट देना है, सेविंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, लोन्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना है। पहले इंटरेस्ट रेट का जो भी काम होता था वो देश की सेंट्रल बैंक करती थी, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में आरबीआई ऐसा कोई भी काम नहीं करती। 1991 में कॉमर्शियल बैंक से कहा, आरबीआई ने कहा कि अब इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। देखो, सो इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, ठीक है, आरबीआई कंट्रोल करती है। लिबरलाइजेशन इंप्लाइज इज सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई पहले था रेगुलेटर, ठीक है, और आज की डेट में है सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर। रेगुलेटर का मतलब आरबीआई पहले रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब कुछ पहले आरबीआई डिसाइड करती थी, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ पहले आरबीआई डिसाइड करती थी। आज की डेट में है सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर, आज की डेट में सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बाकी सारा काम काज इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ कॉमर्शियल बैंक खुद से डिसाइड करती है, ठीक है। चलो भाई आगे, अच्छा ये देखो यहां पर लिखा हुआ भी है एज अ रेगुलेटर, पढ़ोगे क्या? चलो जल्दी से रीड आउट करेंगे। तो ऐसा रेगुलेटर, पहले आरबीआई रेगुलेटर था, क्या करता था? इटसेल्फ इंटरेस्ट रेट वगैरह फिक्स करता था, ठीक है। बट एज अ फैसिलिटेटर अब भैया आरबीआई ने कहा तुम फ्री हो, अब तुम आराम से कॉमर्शियल बैंक खुद से डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है। चलो भाई बढ़ो आगे आओ, आगे है, अच्छा बच्चा इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? डीमोनेटाइजेशन। उम्मीद करूंगा आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था। ये हुआ था आपका, कहां चला गया भाई, डेट लिखिए, दिसंबर 2016 में। देखो तो यहां पर हम लोग को डेट लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2016 में हुआ था, ये रहा भैया, नवंबर, सॉरी दिसंबर नहीं, 8 नवंबर 2016 में, ठीक है, रिसेंटली हुआ था। अब डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नोटबंदी, ठीक है, नौटंकी नहीं, नोटबंदी। हुआ क्या था, जो भी हमारे देश की बड़ी करेंसी थी, 500 और 1000 के नोट थे, 2016 में बंद कर दिए। सरकार ने कहा अब ये करेंसी इलीगल नोट कहलाए, ठीक है। फिर सरकार ने नए नोट इश्यू किए 500 के और 2000 के, ठीक है। तो और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी 2016 में ही किया गया हो, इससे पहले भी किया जा चुका है। एक बार 1946 में किया था, एक बार सरकार ने 1978 में किया था। तो यार डीमोनेटाइजेशन आपके सिलेबस में है, जरूर पढ़ देना, और हाँ रिसेंट वाला जरूर याद रखना, ठीक है। 8 नवंबर 2016, ओके। चलो भाई आगे आओ, अभी है नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म, अभी है नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म। तो टैक्स रिफॉर्म के अंदर टैक्स में कौन कौन से चेंजेस किए गए? तो सबसे पहले तो यार टैक्स कितने प्रकार का होता है? आप कहोगे सर लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो इनकम टैक्स, जो हम डायरेक्टली सरकार को देते हैं, जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर पाते, जिसने पैसा कमाया उसे टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी ने प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, उसने टैक्स ना देकर के टैक्स का बोझ किस पे डाल दिया? कंज्यूमर पे। तो जीएसटी कौन पे करता है? हम सभी लोग। ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली सरकार के पास ना पहुंचे, हम लोग इनडायरेक्टली पहुंचाते हैं, हम देते हैं कंपनी को, कंपनी देती है सरकार को, तो इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात यह है कि भैया टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुए। देखो यार 1991 से पहले टैक्स स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लोग यार टैक्स की चोरी करते थे, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद आज की डेट में सिर्फ एक ही टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पर लगता है। तो कोई पूछे ना जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो ध्यान रखना एक वैल्यू एडेड टैक्स है जीएसटी, ठीक है। चलो अच्छा, जब यार यहां पर बात की ही है इतनी, तो क्या आप लोग जीएसटी के बारे में नहीं पढ़ पाओगे? जीएसटी कब लागू हुई थी, क्या था जीएसटी के अंदर? देखो ये रहा, ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप जीएसटी के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना। और हाँ ये ध्यान रखना, ये पास हुआ था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, लागू हुआ था, जबकि ये संसद में पास हुआ था 24 मार्च 2017। सो 24 मार्च और 1 जुलाई डेट जरूर याद रखना। बाकी जीएसटी के बारे में तो आप लोग जानते हो, ठीक है। बाकी हाँ आपकी बुक में हो सकता दिया हो किस गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना कितना जीएसटी लगता है, तो वो सब आपको याद नहीं करना, वरना कुछ बच्चे वो भी याद कर लेते हैं, सर मैच बॉक्स पे इतना लगता है, उस पे इतना लगता है, कपड़ों पे इतना लगता है। इतनों की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ डेट याद रखनी है और जीएसटी होता क्या है वो याद रखना है, ओके। तो ये था आपका टैक्स रिफॉर्म, ठीक है।
फोर्थ पर आओ। फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। भैया फॉरेन एक्सचेंज, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा चुका हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी करेंसी, फॉरेन मनी, है ना, यूएस डॉलर बेसिकली। सो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब यार यहां पे भी रिफॉर्म लाएगा। अब देखो क्या रिफॉर्म लाएगा वो समझना। यार हमें क्या करना है, दूसरे देश के लोगों को, दूसरे देश के इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने देश के अंदर लेके आना है। अब अपने देश के अंदर लाओगे तो क्या करोगे, क्योंकि दूसरे लोग आएंगे, दूसरे लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इंडियन करेंसी में करेंगे। तो अगर आप अपने देश के रुपए की वैल्यू बढ़ाओगे, रुपए की वैल्यू बढ़ाओगे, $1 में मात्र 30 ही रुपए मिले, तो क्या कोई इन्वेस्ट करेगा? उन्हें ज्यादा फायदा नहीं दिखेगा। लेकिन आप कहोगे रुको रुको रुको, हम अपने मनी की वैल्यू डीवैल्यूएशन करते हैं, डीवैल्यू करते हैं, यानी कि वैल्यू कम कर देते हैं। अब एक काम करो, $1 के बदले ना आप 50 रुपए ले लो, क्या होगा? भैया फॉरेन इन्वेस्टर्स तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें फायदा दिखेगा कि हमारा सिर्फ $1 ही जा रहा है, बदले में 50 रुपए मिल रहे हैं। तो डीवैल्यूएशन किसने किया? भारत ने किया। कब, किसके अंदर किया? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर किया, 1991 में किया। तो देश ने क्या किया था? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन याद रहेगा क्या होता है? अपने देश की करेंसी की वैल्यू को कम कर लेना, दैट इज डीवैल्यूएशन, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, चलो भाई, और कुछ भी है क्या? जीएसटी हो गया। इसके बाद एक लास्ट और है, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। दो दो प्रकार के रिफॉर्म्स हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला ट्रेड यानी कि व्यापार, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो भैया ये भी रिफॉर्म लाए थे। अब क्या है, दूसरे देश के लोग आसानी से हमारे देश में व्यापार कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले यार इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी रेस्ट्रिक्शंस थी, अब आप 100% तक का किसी देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यार बेसिकली आपने दो शब्द भी सुने होंगे, एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो वो सब भी 1991 के बाद ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है, चलो इसके अंदर देखो क्या क्या हुआ है वो सुन लो सिर्फ। डिसमेंटिंग, डिसमेंटिंग मींस खत्म कर देना या फिर बंद कर देना। डिसमेंटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो सारी डिसमेंट कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, और रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। टैरिफ बोले तो भैया टैक्स। ठीक है, तो टैक्स रेट में काफी कुछ रिडक्शंस की। पहले टैक्सेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ते थे, अब टैक्सेस कम पे करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। भैया पहले ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, पहले सामान को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए पड़ता था, अब नहीं चाहिए, है ना। और रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो भैया अब आप आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो पॉइंट तो बिल्कुल आसान है, याद होगा होंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, ड्यूटीज हटा दी, टैक्स रेट कम कर दिया, और दूसरा जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, वो भी अब समाप्त कर दी। ठीक है, सो ये थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 5 प्रकार के रिफॉर्म्स। उम्मीद करूंगा आपको याद तो नहीं हुए होंगे, बट हाँ समझ जरूर आ गए होंगे। कहीं कोई भी डाउट होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो होगी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बेस्ड, बेसिकली कल ही होगी। ठीक है, तो बच्चा जल्द से जल्द आपका सिलेबस करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब टाइम पास वाली चीजें हैं, अगर हो इन सब पर तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलो तो बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।